मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। खामोशियां बोलती है मेरी रूह की पुकार। इन्हीं गूंजती गहराई से भरी पंक्तियों के साथ मैं आज इस विशेष अवसर की शुरुआत करना चाहूंगी। माननीय अतिथिगण और साहित्य प्रेमियों, आज हम सब यहाँ एक रचनाकार की कृति के विमोचन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनकी लेखनी केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि संवेदनाओं का सागर है, अनुभवों का आकाश है और विचारों की एक जीवन धारा है। इनकी कविताओं में जीवन के दृश्य केवल देखे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां हर भाव, हर अनुभूति, हर संघर्ष और हर आशा एक चलचित्र की भांति हमारे सामने जीवंत हो उठती है। आइए हम सब मिलकर भावनाओं की दस्तक काव्य संग्रह का स्वागत करें और इस साहित्यिक यात्रा का हिस्सा बने। सभी किताब को अपने हाथों में ले लीजिए। मैं इस अवसर पर मिस अनीता पांडा को हार्दिक बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि उनकी लेखनी समाज को दिशा देती रहे, दिलों को छूती रहे और विचारों को नई उड़ान देती रहे। आइए जानते हैं हमारी रचनाकार के बारे में। अनीता पांडा मुंबई स्थित एक जुनूनी लेखिका और कवयित्री है। यह अहमदाबाद के पूर्व प्रकाशन इंडिया पोस्ट में फीचर्स राइटर एवं दिल्ली के बाल भारती स्कूल में पूर्व अंग्रेजी अध्यापिका पद पर कार्यरत रह चुकी है। हृदय से एक भावुक कवि, प्रकृति प्रेमी, आकांक्षी बॉलीवुड गीतकार और नियत से अडिग योद्धा और नारीवादी है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज की प्रतिगामी एवं रूढ़िवादी मानसिकता स्त्रियों के प्रति इन्हें उद्वेलित करती है। अनीता एक लिंग समान समाज की परिकल्पना को सार्थक करना चाहती है, जहां एक स्त्री को बराबरी का हक मिलना चाहिए। वे मानती है कि एक नारी की पहचान उसकी प्रतिभा, क्षमता, साहस और आत्मविश्वास से होनी चाहिए, न कि उसके विवाहित या अविवाहित दर्जे से। भारतीय पितृसत्तात्मक समाज में एक अकेली, अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा औरत पर जो उंगली उठाई जाती है, वे इसका पुरजोर खंडन करती है और अपनी कविताओं द्वारा लैंगिक समानता, नारियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। इनकी रचनाएं टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, न्यू वुमेन, एटलियर, ईशी में एवं अनेक कविताएं, इंडियन पोएट्स यूनाइटेड, वी द वर्ल्ड, वर्ल्ड पोएट्स, लिविंग ऑन, एमिटी पीस पोएम्स, अनकही पोएम्स ऑन हिमालय, जालम, सिटीस्केप्स, एंसेस्ट्रल होम्स इत्यादि विभिन्न संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है। अनीता विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक मंचों पर एक सक्रिय कवि कलाकार भी है। LWG, UBI जैसे साहित्यिक मंचों पर ये अनेक अंग्रेजी हिंदी काव्य प्रतियोगिताओं से पुरस्कृत भी हुई है। इनकी प्रथम किताब सॉन्ग्स ऑफ माई सोल 47 अंग्रेजी कविताओं का संग्रह 2023 में प्रकाशित हुई है, जो इनके जीवन के गहन अनुभवों एवं जटिल संघर्षों का प्रतिबिंब है। इनका प्रथम हिंदी काव्य संग्रह भावनाओं की दस्तक हाल ही में ऑथर प्रेस द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित हुई है। सरल, सहज, भावबोध से प्रेरित पाठकों के लिए एक अनुपम भेंट है। भावनाओं के उत्सव में शामिल होने का आमंत्रण और एक नवल लिंग समान समाज रचने का आह्वान करता है। मिस अनीता, आपकी कविताओं में गहरी संवेदनाएं और विविध भाव झलकते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मिस अनीता पांडा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार इस शानदार परिचय के लिए। मैं इसके काबिल हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मंच को नमन। मंच के संस्थापक श्री के कुमार प्रसन्ना जी को, मंच के अध्यक्ष डॉक्टर रूपाली सरकार गौर जी को, एक्सपर्ट पैनल के सभी विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वों डॉक्टर संतोष बकाया जी, लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन,
लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त अंकिता श्रीवास्तव जी, स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी जी, लेखिका कवयित्री चारू कालरा जी, मंच की संचालिका स्नेहा गोयल और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और तहे दिल से शुक्रिया। स्नेहा, मैं एक हृदय से भावुक कवि हूं। जैसे आपने अपने परिचय में मेरा परिचय दिया, तो मेरी भावनाओं की जो दस्तक है वह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। यह भावनाओं का एक ऐसा जलप्रपात है जो हर्ष और हाहाकार बनकर सिर्फ पन्नों पर नहीं, दिलों पर भी बरसता है। मेरी भावनाओं का दस्तक, मेरी भावनाओं, मेरे विचारों, मेरे जीवन के अनमोल पलों का ऐसा संग्रह है, दस्तावेज है, जो हर पन्ने पर जीवन के समस्त रंगों और रागों में उभरता है। बचपन की गलियों से लेकर जीवन के जटिल दुर्गम पथ तक मेरी भावनाओं का दस्तक न सिर्फ दिलों पर दस्तक है, बल्कि पाठकों के लिए एक आत्मीय आमंत्रण है अपने दिल में झांकने के लिए। पल भर थमकर हर कविता के अंत में जरा सोचने और विचारने पर आतुर करता है। मेरी रचनाएं और मेरा काव्य संग्रह जीवन का मर्म और फलसफा है। यह जीवन के विभिन्न आयामों को प्रतिबिंब करता है। कहीं बुढ़े के बाल की चाशनी की मिठास में लिपटी बचपन की मासूमियत, कहीं माँ की निश्चल ममता की ऊष्मा, कहीं प्रकृति की अनुपम छटा, कहीं नारी शक्ति का तेजस्वी और प्रखर उद्गार, पिंजरा तोड़कर अमर पंछी की बुलंद आवाज, तो कहीं भारतीय पितृसत्ता समाज की रूढ़ियों और बंधनों को चुनौती देती, ललकारती मेरा काव्य संग्रह है। यह मेरे आत्मा की उड़ान को परिभाषित करती है और इसकी यह एक काव्य संग्रह मैंने अपनी प्रथम गुरु मेरी माँ जोशो पोंडा को समर्पित किया है। मेरी माँ उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। उन्हें चौथी कक्षा से आगे पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन अल्प शिक्षित होने के बावजूद मेरी माँ ने कोशिश करके हिंदी में स्वशिक्षित कर लिया, अपने आप को पढ़ना लिखना सीख लिया। यद्यपि वो उड़ीसा से थी और हिंदी का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। और मेरी हर स्कूली प्रतियोगिता या हर परीक्षा के पहले अल्प शिक्षित होते हुए भी वो मेरी हर मौखिक प्रस्तुति को सुनती, मुझे सुझाव देती। आज उस माँ के धैर्य, प्रेम, परवरिश और योगदान की वजह से मैं आप सबके समक्ष एक लेखिका कवयित्री के रूप में प्रस्तुत हूँ। उस माँ और माँ सरस्वती को नमन और सलाम, जिनका आशीर्वाद मेरी लेखनी पर प्रचुर बरसता है और इस पुस्तक का सृजन इसी भावना से हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस अनीता पांडा। यह कृति हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें भीतर झांकने का अवसर देती है और हमें ये सिखाती है कि जीवन के इस रंगमंच पर हमें बस अपने किरदार को सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ निभाना है। आपकी माँ को मेरा भी सादर प्रणाम, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी और आपने इतनी अच्छी किताब लिखी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन जी को। सलील जैन एक भारतीय सैन्य अधिकारी है जो कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स में कार्यरत है। कारगिल युद्ध से प्रेरित होकर उन्होंने 2000 में सैन्य जीवन शुरू किया। वे एक लेखक भी हैं और 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। उनकी कविताएं प्रकृति और भावनाओं से प्रेरित होती है। वे सेना में रचनात्मक प्रतिभाओं को ढूंढते हैं और उनकी लेखनी को प्रचारित करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन,
क्या इस पुस्तक में कोई ऐसा अंश या कविता है जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? अनम्यूट योरसेल्फ सर। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी। मंच पे उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आभार। और अनिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए और अपने इस एक ऐसे दिन में जहाँ पे उनकी पुस्तक अनावृत हो रही है उसका हिस्सा बनने के लिए मेरे को आमंत्रित किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, आप जैसे पूछा कि इस पुस्तक से मेरे को कौन सी ऐसी चीज जो मेरे को अच्छी लगी इसमें या जिसने मेरे को प्रेरित किया, तो वैसे तो इसमें बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल और सलील जैन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है आपकी आवाज। साफ नहीं आ रही है मैम? नहीं, साफ नहीं है। अभी अभी आ रही है मैम? नहीं नहीं। तो मैम मैं एक बार एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करता हूँ, तब तक आगे कार्यक्रम को बनाए और दोबारा लॉगिन हाँ करता जी, ठीक, ओके। हूँ। जी। अब हम मंच पर बुलाते हैं डॉक्टर संतोष बकाया जी को। वे विश्व विख्यात लेखिका, कवयित्री, उपन्यासकार, साहित्यिक आलोचिका, जीवन लेखिका, टेडेक्स स्पीकर डॉक्टर संतोष बकाया जी ने 32 किताबें लिखी है जो विभिन्न विधाओं एवं शैलियों में फैली हुई है। इनकी एट 30 मिनट्स पास्ट वन किताब को अभूतपूर्व सराहना प्राप्त है। डॉक्टर संतोष बकाया जी, मिस अनीता पांडा की लेखन शैली के बारे में आपके क्या विचार है? क्या यह पाठकों को बांधे रखते हैं? स्नेहा गोयल जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत कुछ बोल दिया आपने मेरे बारे में, इतना ऐसा कुछ नहीं है। और वो इंसिडेंटली मैं बताना चाहूंगी कि रूपाली सरकार गौड़ ने मेरी जो लास्ट पुस्तक थी एट 30 मिनट्स पास्ट वन, उसका प्राकथन लिखा था और बहुत ही अच्छा प्राकथन। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उस पुस्तक की तारीफ उस प्राकथन के कारण अधिक हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं इस मंच से उनका एक बार फिर। तो जहां तक आप भावनाओं की दस्तक काव्य संग्रह के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये क्या कहूँ मैं, एक 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 अनुपम भेद है ये। वाकई में ये 40 कविताएं जो हैं, एक मैं कह सकती हूँ कि एक आंसू की एक बूंद है एक एक कविता। और स्पेशली एक कविता जो मैंने एक बार उसको रिसाइट भी किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और मुझे अभी भी याद है कि पढ़ते पढ़ते मैं रो पड़ी थी। मेरे को अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ मार्मिक कविता पढ़ती हूँ तो मेरे आंसू अनायास निकल जाते हैं। तो वो कविता पढ़ते पढ़ते भी मैं थोड़ा भावुक हो गई थी और मुझे अपने मम्मी पापा भी याद आ गए थे। तो यहाँ पर वो इस कविता में वो मनोभ्रंश की बात करती हैं और किस तरह से वो पापा मम्मी चीजें भूल रहे हैं। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा मतलब टच किया था। तो ये सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये अंतिम पड़ाव, और अभी आगे आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं इसमें से कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी। अगर अभी आप मुझे परमिशन दे दें तो अभी भी पढ़ लूं, लेकिन मैं आगे शायद अगर टाइम हो तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। बिल्कुल मैम। अभी पढ़ूं? हाँ जी, हम सुनना ओके चाहेंगे। ओके ओके। अंतिम पड़ाव 85 पेज पर है ये। अंतिम पड़ाव। कांपते हाथों से प्याली पकड़ते वो हाथ जो कभी मजबूत और सशक्त होते थे, मुझे कंधों पर बिठाते और झुलाते थे। माथे और चेहरे की झुर्रियां उनकी समूचे जीवन अनुभवों का दर्पण लिए, अब जर्जर, दुर्बल और सिकुड़े से। कंधे और कमर अब झुके हुए, वॉकर पर हर कदम घसीटते हुए। शिथिल पड़ते अंग अब थके हारे, अब थके हारे। उत्कंठा से देखती हूं मैं विस्मित, सांझ के ये वर्ष आंखों के सामने खुलते हुए। कभी पिता के होठों से बहता पानी निरंकुश, कभी माँ की उंगलियों से बहते खून सब्जियां काटते हुए।
कभी बिस्तर से लड़खड़ाते हुए उठते बैठते, कभी उबलती चाय से हाथों पर फफोले पड़ते हुए, कभी भूल जाती माँ अनवरत बहते नल को बंद करना, कभी फ्रिज का द्वार खुला छोड़ देती मनोभ्रंश की बीमारी से लड़ते जूझते। देखती हूँ जीवन का यह काल चक्र स्तब्ध, जन्म युवावस्था से बुढ़ापे तक सुनामी के क्रूर लहर सी यौवन शक्ति और उम्र को निगलते हुए। देखती हूँ उन्हें असहाय और वृद्ध, उनके दर्प स्वाभिमान का निरंतर संघर्ष, अपनी गरिमा को हठपूर्व थामे हुए जीवन के इस पतझड़ को अनिच्छा से स्वीकारते हुए। प्रश्न करती हूँ स्वयं से, क्या होगी मेरी भी यही नियति? सिहर और सहम जाती हूँ माँ पिता को यूं देख, रात के सन्नाटे में करवटें बदलती हूँ चिंतित। यहीं तक पढ़ूंगी, आगे पढ़ा नहीं जा रहा मेरे। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ी ही मार्मिक कविता है। ये तो चुवादान। मिस अनीता पांडा की अंतिम समय और सरहद के सिपाही जैसी कविताएं हमें साहस, त्याग और देश के। नहीं, स्नेहा गोयल। हाँ जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने मुझसे पूछा? संतोष मैम से। ओके। हाँ जी, सॉरी, क्या बोला आपने? आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैंने ये कहा कि ये सारी कविताएं जो हैं, ये इन्होंने मुझे रुला के रख दिया। कई कविताएं ऐसी हैं जो बहुत ही मार्मिक हैं, और बहुत ही मार्मिक जो हैं वो इतनी सरल तरीके से उन्होंने लिखी हुई हैं, बिल्कुल उसमें मासूमियत भी झलकती है, तो इसलिए वो बहुत कहीं दूर तक दिल को छू जाती हैं। तो ये बहुत आगे तक जाएंगी अनीता पांडा जी, और ये इसमें 40 कविताएं हैं केवल, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर कविता में उनके हम जो उनके अंतर्मन की भावनाएं हैं वो प्रकट होती हैं और हमें दूर तक कहीं छू जाती हैं। और अभी जैसे मैं ये कविता पढ़ रही थी तो मैं आगे अभी 2-3 इसमें और भी पंक्तियां थी, 4-5, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि वो बहुत ही मार्मिक चित्रण उन्होंने उनका किया है। और शुक्रिया अनीता पांडा जी, बहुत बढ़िया लिखती हैं आप। काश मैं भी आपके जैसे लिख पाती। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं मैम। ऐसा क्या है? मैं शर्मिंदा नहीं कर रही, वाकई में, मतलब ऐसा लिखना जिससे लोगों के आंखों में अश्रु प्रवाहित हो जाएं, वो तो एक बहुत बड़ी कला है। थैंक यू। यहाँ मैं कहना चाहूंगी सभी से कि आज इस पुस्तक का अगर सृजन हुआ है तो इसके पीछे जो हाथ है और इसमें जो अभूतपूर्व योगदान है वो संतोष मैम जी का है। अगर वो मुझे प्रोत्साहन नहीं देती, मुझे ऑथर्स प्रेस से मेरा परिचय नहीं करवाती, मुझे उन्होंने वो बढ़ावा दिया और बहुत सहयोग दिया, मैं इस बात के लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान है, इस पुस्तक की सृजन हुई है तो संतोष मैम के योगदान की वजह अब से। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, शर्मिंदा ना करें, मुझे अनायास आंसू आ जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करिए आप। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल सनील जैन जी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ मेरी आवाज थोड़ा सा साफ और स्पष्ट आ रही होगी। बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट है सर। जी जी। असुविधा के लिए खेद। जैसा मैं कह रहा था कि और जैसा अभी मैम ने भी, संतोष मैम ने बोला कि बहुत ही मार्मिक चित्रण करती हैं अनीता जी। और एक जो खास बात मैंने नोटिस करी, और वो शायद जैसा अनीता जी ने बोला कि उनकी माँ से प्रेरित हैं कविताएं, तो उनकी ज्यादातर कविताओं में जो आउटडोर यानी कि बाहर का चित्रण बहुत है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, कोहरा मुझे बहुत पसंद है अपने आप में, और कोहरे का बहुत जगह जिक्र किया है अनीता जी आपने, और बहुत अच्छे से उसको जो है आपने यूज किया है अपने अलग अलग कविताओं में।
और एक जो कविता खास तौर से मेरे को बहुत, हालांकि आपने इसमें वतन के ऊपर भी एक कविता लिखी है और एक सैनिक के ऊपर भी आपकी कविता है, और बहुत अच्छी लगी मेरे को। पर अगर पर्सनल तौर पे मैं बोलूं तो व्यक्तिगत तौर पे एक आपकी कविता है खामोशियां, और उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, और बहुत ही अच्छी कविता मुझे लगी, क्योंकि एज अ कवि अ, मुझे लगता है कि शब्द तो अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन खामोशी अपने आप में एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा जरिया है जो बहुत सारी चीजें कह सकती है। तो दो शब्दों के बीच में जो एक ब्लैंक होता है, जो एक स्पेस होता है, वो एक ऐसी खामोशी है जो दो शब्दों के मायने भी बताती है, और अपने आप में एक मायने क्रिएट करती है। तो मुझे लगता है कि मैं खामोशियों को बहुत तवज्जो देता हूँ और मुझे बहुत पसंद है अपने आप में। तो अगर आप कहें तो मैं इसकी एक दो पंक्तियां पढ़ दूं, और अ, अगर अनुमति हो मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कविता आई थिंक तीसरी कविता है इस पुस्तक में, और उसका उन्वान है खामोशियां। तो खामोशियां लिपटी हुई हैं जिस्मो जां से, यूं पहाड़ियों से कोहरे जैसे, चिलमन से झांक कर कोई याराना, कोई सगा सगा जैसे, गुज़श्ता यादों का संदूक और खजाना लिए, छू जाती हैं खामोशियां यूं फलक की नीली ऊंचाइयों जैसे, सागर के सीप जमी के अफराद जैसे, कायनात के गहरे राज लिए। खामोशियां नज्म और शायरी है मेरी, और मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी ये कि खामोशियां नज्म और शायरी है मेरी, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। सूरज का पिघलता सोना, चांदनी की बारिश, बूंदों की बरसती फुहार, बलखाती नदियां, लहरों की हरकत सी, सजदे में झुकी इबादत सी। बहुत ही खूबसूरत कविता है अनीता जी, और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पुस्तक के लिए और आने वाले आपकी रचनाओं के लिए। और ऐसे ही लिखती रहिए और हमें प्रेरित करती रहिए, और हमको अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने का मौका दीजिए। और आपको आगे आने वाले समय और आगे आने वाली कविताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। मिस अनीता पांडा की पुस्तक की कविताएं हमें प्रकृति के उस अनुपम सौंदर्य से रूबरू कराती है, जहां बसंत केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नव जीवन, प्रेम और पुनरुत्थान का प्रतीक बनकर सामने आता है। हर पंक्ति में एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा और एक नई आशा का संचार होता है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी वेटरन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव जी को। वह 1993 में इलाहाबाद की पहली लड़की बनी जिन्होंने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। कॉलेज दिनों से ही उन्हें लेखन उनका जुनून रहा और उनकी कविताएं कई पत्रिकाओं व आकाशवाणी में युवानी कार्यक्रम में प्रसारित हुई। आर्मी ट्रेनिंग के दौरान वे ओटीए जर्नल की पहली महिला कैडेट एडिटर बनी। उन्होंने 14 वर्ष सेना में सेवा दी और ऑपरेशन कारगिल व पराक्रम में लॉजिस्टिक्स टीम का हिस्सा रही। बाद में ब्यूटी पेजेंट्स में सफलता पाई। वे द पिंक स्केयरक्रो, एहसास, छोटी सी बात, ऑलिव ग्रीन टू ब्यूटी क्वीन, नो वुमेन्स लैंड की लेखिका है और 24 एंथोलॉजीज में योगदान दे चुकी है। उनकी अगली किताब ट्रेल ब्लेजर्स है। लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव जी, आप इस पुस्तक के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अनीता पांड्या जी। उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। मैं अभी अभी ट्रेन से आ रही हूँ, बस चंडीगढ़ से, तो मैं अभी ऑफिस के कपड़ों में ही हूँ। बट मुझे इतना था कि मैं पूरी ट्रेन में पहले आज तो मैंने किताब खत्म करी इसको और बैठ के। तो उस दिन भी मैंने शायद, जब ये मुझे पुस्तक मिली थी, तो मैंने जिंदगी इनकी एक कविता थी उसको मैंने पूरा पढ़ के पूरे अपने हाव भाव के साथ इनको एक वीडियो भेजा था। तो आज वो मैं नहीं पढ़ूंगी। मुझे ये सारी कविताएं बहुत टचिंग लगी, जैसे कि सभी बोल रहे हैं, और मैंने पढ़ी तो डेफिनेटली। हालांकि इतनी उत्कृष्ट हिंदी का इस्तेमाल किया है कि कहीं कहीं मुझे सच में नहीं समझ में आया वो वर्ड क्या है, तो मुझे डिक्शनरी में भी चेक करना पड़ा। बट
इतने दिनों बाद इतनी अच्छी हिंदी में इतनी अच्छी भाषा का जो प्रयोग किया है, मुझे सच में बहुत मजा आया। और मेरी मदर एक हिंदी में ही पीएचडी कर रही थी उस जमाने में, नहीं कर पाई पूरा, लेकिन वो भी एक हिंदी की लेखिका हैं। तो मैं आज ये किताब मैं अपनी मम्मी को भी भेजूंगी उनके पास, मैं जा ही रही हूँ तो मैं लेके जाऊंगी। मैं इसमें आपकी पहली पोएम से बहुत ज्यादा ही क्या बोलूं, वो जो एक वीर रस वाली भावना है ना, वो मेरे अंदर वैसे ही बहुत भरी हुई है। इसको पढ़ के तो मेरा वीर रस और भी एक नए लेवल पे आ गया है। तो मैं ये वीर रस की पोएम जो आपने लिखी है, अविनाशी शिव, समझने उससे सराहन है और का चुटकुले म्यूट करना पड़ेगा ना, अदा करने की मानसिक क्षमता। संतोष मैम आपका हाँ वो जी। म्यूट कर दीजिएगा माइक। हाँ, थैंक यू। ओके, सो अगर आज्ञा हो तो मैं ये पढ़ लूं। मेरे सीनियर मैम लोग बैठे हैं, संतोष मैम, डॉक्टर रूपाली सरकार गौर, तो मैं चाहूंगी कि परमिशन के साथ मैं ये पढ़ लूं। अविनाशी शिव। स्वेद तू, रक्त तू, हाड़ मास स्नायु तू, रौद्र तू, मौन तू, विभस्त शोक और हर्ष तू, अनंत अशेष नभ और ब्रह्मांड तू, विशाल गंभीर सागर और घोर साधना तू। इतना ही पढ़ के मुझे इतना ज्यादा जोश आ गया कि मतलब मैं लगा मैं सच में शिव जी से बात कर रही हूँ। भोलेनाथ, नीलकंठ, नटराज तू, महाकाल, महादेव, महारुद्र तू, उन्मुक्त वायु, प्रज्वलित अग्नि, प्रलयंकर तू, विध्वंस और निर्माण तू, नीड़ और उजाड़ तू। बाप रे, मतलब मेरे अंदर खुद ही गूज़बम्स होने लगे कि मैं शिव जी की महिमा को पढ़ पा रही हूँ आपके थ्रू, आपके शब्दों में एक्चुअली इतनी है। और मैंने कभी नहीं किया है ये, और आपकी पोएम के कारण अनीता जी मैं आई फील आई एम ब्लेस्ड, मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं शिव की महिमा का वर्णन इस प्रकार से अपने मुंह से कर पा रही हूँ। देव और दानव तू, मृदंग और संगीत तू, शंख नाद और हाहाकार तू, प्रचंड प्रबल त्रिर्वा नंद ऊर्जा तू, काया तू, माया तू, धधकती धूप और शीतल छाया तू, भाग्य तू, विधाता तू, जन्म मृत्यु संघर्ष तू, विडम्बना और मोक्ष तू। माँ माँ, बाप रे, क्या मतलब शब्दों के प्रयोग किए हैं आपने अनीता जी। मतलब आई एम श्योर ये पहली कविता में शिव जी का वरदान आपके पूरे आगे की जितनी भी कविता है, 39 कविता पूरा बना हुआ है, मैं देख रही हूँ। बहुत खूबसूरत वर्ड है, मैं इसको पूरा करना चाहूंगी। अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय तू, निर्मल, निश्चल, जटाधार योगी तू, निर्मया, निराकार, निर्भीक तू, कण कण तू, ब्रह्मांड तू, पथ और कंतव्य तू, अघोर तू, अभिराम, अनग, अर्धनारीश्वर तू। बहुत बहुत थैंक यू अनीता जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं शिव जी की महिमा को सच में पढ़ रही हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा है। लास्ट पैराग्राफ है, त्रिचक्षु, त्रिपुरारी, त्र्यंबक, त्रिलोकेश तू, आत्रेय, आशुतोष, ईशान और ईश्वर तू, शिव तू, शिव तू, शिव तू। थैंक यू सो मच अनीता जी फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल बुक। और आज मैं आपके कारण मैं शिव जी की महिमा का गुणगान कर पाई। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की विलक्षण वीरांगनाएं, स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी और लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त अंकिता श्रीवास्तव जी मेरी स्त्री सशक्तिकरण की कल्पना को परिभाषित करती हैं। ये वो दबंग और विलक्षण वीरांगनाएं हैं, यही मेरे शब्द मेरे मुंह में आ रहे हैं कि मैं जब स्त्रियों के सशक्तिकरण की परिभाषा या इसके स्त्रियों के सशक्तिकरण को लेकर कुछ कविता लिखती हूँ, तो मुझे ऐसी दबंग नारियों की जो उपलब्धियां हैं वो पढ़ के मुझे रोमांच हो जाता है, आई गेट गूज बम्प्स। और थैंक यू। ये दोनों नारियों ने जो मिसाल या जो उपलब्धियां इनकी, ये सिर्फ नारियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी एक मिसाल है। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.
काश मुझे भी भारतीय आर्मी या वायुसेना में ज्वाइन करने का अवसर मिला होता। आई वुड हैव मेड अ गुड, आई डोंट नो इफ आई वुड हैव मेड अ गुड ऑफिसर, बट मैं ज़रूर, वो वीर रस मुझ में भी बहुत है और मुझे लगता है कि मैं कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश लेखिका और कवयित्री बन गई। लेकिन आर्मी और भारतीय वायुसेना में अगर मुझे वो अवसर मिल जाता तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होता। आप लोग, लेफ्टिनेंट कर्नल सलिल जैन, तुलिका रानी जी, अंकिता जी, आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। मिस अनीता पांडा के अंतिम समय और सरहद के सिपाही जैसी कविताएं हमें साहस, त्याग और देशभक्ति का अद्भुत संदेश देती है। यह रचनाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि उन वीरों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिनकी वजह से हम सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रूपाली सरकार गौर जी को। प्रोफेसर रूपाली सरकार गौर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध द्विभाषी कवयित्री, उपन्यासकार, लेखिका, संपादक, समीक्षक, पर्यावरणविद और सामाजिक न्याय की कार्यकर्ता है। वह 14 काव्य संकलनों की सह लेखिका है। उनकी कविताएं सामाजिक मुद्दों और मानवीय व्यवहार पर केंद्रित होती है। उनकी पुस्तक द ट्वाइस कॉलोनाइज्ड वुमेन इन अफ्रीकन लिटरेचर 1995 इस विषय पर एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। उनकी एकल काव्य पुस्तक एस्टर कली डू यू सी द स्टार्स 101 101 कविताएं वर्ष 2026 में प्रकाशित हुई। उनकी कविताएं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पैंडेमिक डिजिटल लाइब्रेरी और बाथ यूनिवर्सिटी के ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट में संग्रहित है। उनका पहला उपन्यास पॉरिज एंड आई ग्रोइंग अप विद इंडिया वर्ष 2025 में प्रकाशित हुआ। वह युवती नामक एनजीओ की संस्थापक अध्यक्ष है। मेरा किताब घर द बैकयार्ड बुक क्लब उनका एक विशेष पहल है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों तक पढ़ने की आदत पहुंचाना है। डॉक्टर रूपाली सरकार गौर, क्या आपको लगता है कि यह पुस्तक आज के समाज से जुड़ती है? यदि हाँ, तो कैसे? पहले तो धन्यवाद प्रसन्ना और फर्टाइल ब्रेन्स को कि हम आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब को लॉन्च कर रहे हैं। अनीता इज़ वेरी डियर टू मी, क्योंकि ये प्रोग्राम देश विदेश में जाएगी तो हम थोड़े बहुत इंग्लिश में भी बोल लेंगे, क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। आप मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज अनीता इतना बढ़िया लिखती हैं कि मैं उनके सामने तो कुछ, द वर्ड शर्मिंदा हैज बीन यूज्ड टुडे, कुछ शर्मिंदा ही महसूस करती हूँ। मैंने उनकी किताब पढ़ी है, मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं बंजारों के जैसे बहुत घूम रही हूँ आजकल, तो वो किताब भी कहीं कहीं गुम होती जा रही है। बट अनीता जो है, इनकी किताब जो पोइम्स हैं, जो कविताएं हैं इस संघर्ष में, संग्रह में, उसमें बहुत संघर्ष है, एक हिडन संघर्ष है। वो एक किस्म के पोइट की कविताएं नहीं है, एक तरह के नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पे हैं या सिर्फ नेचर पे हैं। वो तरह तरह की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, जो दस्तक देती हैं, मुझे पता नहीं दस्तक देती कि नहीं, वो तो दरवाजा तोड़ के आ जाती है हमारे पास। नो, दस्तक तो बहुत दूर की बात है। नाउ व्हाट आई फील इज दैट अनीता जी इस समाज की एक उपज है, और एक कवित्री के रूप में उनकी कविता में आज के समय की एक मजबूत, स्पष्ट और निडर आवाज सुनाई देती है। दिस इज वन ऑफ द स्पेशल थिंग्स आई नोटेड, वे बहुत निडर है। इस संग्रह की कविताएं अनेक भावनाओं को व्यक्त करती हैं, व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों। इनमें खोने का और दुख और साहस की भावनाएं गहराई से व्याप्त हैं। जो मेरे बहुत नोटिस में पड़ा है, जो मैंने देखा है एक एक पोएम पढ़ के, कि इन रचनाओं में एक ऐसी गूंजती हुई उदासी है। न, ये उदासी अनीता जी के नहीं है, ये उदासी इस समाज के हैं जहाँ किसी कारण से, जिस तरह से ये समाज जा रहे हैं, जिस तरह से ये दुनिया में जो चल रहे हैं, वो जो दुख है वो कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में, दिमागों में, हमारे घरों में, हमारे बर्ताव में आ गए हैं। एंड यू कैन सी द सेंस ऑफ लॉस, एक
sense of loss, a sense of loneliness, which pervades throughout this poem. And this is not personal, this is universal. कभी लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो अपने बारे में लिखते हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो कवि लिखते हैं वो एक्चुअली शुरू तो होती है अपने आवाज से, बट कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया को साथ में ले लेते, तभी जाके हम उसके इतना उसके बारे में बात कर सकते हैं। अनीता को मेरे उनका पहला पोएम जो मैंने सुना था वो है अमर पंछी, and I would like Anita to recite that poem now. आपने मेरे दिल की बात छेड़ दी माँ। बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया। मैं इसी कविता को आप सबके साथ साझा करने के लिए बैठी थी और माँ ने बोल दिया, माँ का आदेश है, जरूर होगा। अमर पंछी जो मेरे दिल के बहुत बेहद करीब है। आप में से कुछ को शायद पता हो कि अमर पंछी पौराणिक कथाओं और कई संस्कृतियों में एक सुनहरे लाल रंग का जादुई और तेजस्वी पक्षी माना गया है। मान्यता है कि यह 500 से 1000 वर्षों तक जीवित रहता है और अंत में खुद को जलाकर अपनी ही राख से पुनर्जीवित होता है। यह मेरे जीवन की गाथा और हर उस नारी के जीवन की गाथा है जो विषमताओं में टूटकर बिखरकर अवसाद की दशा तक पहुंचकर भी अपनी ही राख से पुनर्जीवित होती है। नारी के सशक्तिकरण और पुनरुत्थान को यह दर्शाती है। साझा करना चाहती हूँ अमर पंछी, यह स्त्री सशक्तिकरण को समर्पित मेरी कविता। जागी हूं आज सघन अंधकार से मैं, सदियों से लिपटी बेड़ियों को पिघलाकर, अपनी ही राख से उठी ज्वलंत अमर पंछी में। कभी सीता, कभी सती, कभी द्रौपदी, कभी गांधारी, कभी मीरा, कभी देवदासी, कभी वनिता, कभी आत्मजा, कभी जननी और भार्या में। छली गई अबला या महाभारत में शतरंज की चाल, हर युग में त्याग और कर्तव्य की परिभाषा में। पितृसत्ता समाज की शोषित नारी, हर युग में अग्नि परीक्षा की कसौटी में। सह रही हूं युगों से अभिशाप में मौन, पर अब न होगा मेरा और तिरस्कार। बनूं मैं काली या दुर्गा, होगा मेरा रूप विकराल। महिषासुर मर्दिनी बन करूंगी उन पापियों का संहार। भ्रूण हत्या या लिंग भेद का अमानवीय खेल, बलात्कार या कलुषित व्यापार अब नहीं मैं। सदियों से लिप्त हूं स्वयं की पहचान में, सिर्फ घर की मर्यादा नहीं, पुरुष की वासना या पौरुष का अहंकार अब नहीं मैं। जलाकर भस्म कर पितृसत्ता का हर जाल में, मिटा के हर कलंक, भेदभाव, अन्याय और युगों की रूढ़ियां मैं। अपनी ही राख से उठी अमर पंछी हूं मैं। गिरा के हर दीवार में, लांग कर हर समंदर और अवरोध में, हर बार 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 जन्म लूंगी बनकर अमर पंछी। अमर पंछी हूं मैं, स्वच्छंद हवा अनंत आकाश हूं, अगाध सागर चंचल लहरें हूं, विशाल एक ब्रह्मांड हूं मैं। अब किसी की संपत्ति नहीं मैं, स्वयं की बुलंद पहचान हूं। एक नवल इतिहास की रचयिता हूं मैं, अमर पंछी हूं मैं, अमर पंछी। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत अनीता जी, बहुत ही धन्यवाद अच्छा। सुनील। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजा आ गया। धन्यवाद। जोश का संचार कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। बहुत ही सशक्त कविता है। पढ़ने से ज्यादा जब सुना तो इसको सुन के ऐसा लगा अपने अंदर वो जोश आ गया, अपने अंदर की नारी शक्ति के अंदर वो जोश आ गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा। और इनका अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग था, बहुत अच्छा था, बहुत ही सशक्त था, बहुत ही बढ़िया लगा। धन्यवाद।
डॉक्टर रूपाली सरकार गौर, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम प्लीज अनम्यूट। स्नेहा मैम अनम्यूट अनम्यूट कर। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हम बाद में आप पर आते हैं डॉक्टर रूपाली सरकार गौर। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह जीवन के हर रंग, खुशी, दुख, प्रेम, वियोग, उत्सव और संघर्ष को समान गहराई से प्रस्तुत करती है। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी का। स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला है तथा ईरान में स्थित एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावन पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वह भारत, नेपाल, भूटान, ईरान, अफ्रीका, रूस आदि देशों में 26 पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग अभियान कर देश का गौरव बढ़ा चुकी है। उन्हें 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में भारत सरकार की सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायी वक्ता के रूप में वह भारत, नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, रूस, कनाडा आदि देशों तथा दूरदर्शन, इग्नू के ज्ञानवाणी, नेहरू युवा केंद्र आदि में 500 से अधिक व्याख्यान एवं साक्षात्कार दे चुकी है। उनकी 8 पुस्तकें दिल्ली से प्रकाशित हुई है, जिनके लिए उन्हें साहित्य श्री तथा यंग राइटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार सहित 21 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर, ओवर टू यू डॉक्टर तुलिका रानी। Please unmute yourself, ma'am. की दस्तक डॉक्टर तुलिका रानी का नेटवर्क लो है शायद, तो मैं अपने अगले पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगी। मिस चारू कालरा। ऐसे भाव जो हाँ जी। कि समाज के विरुद्ध उठ खड़े होने के हैं। डॉक्टर तुलिका रानी, आपका आवाज अनीता नेटवर्क पांडा लो जी है, उठाती हैं। आवाज नहीं आ रही और है। यहाँ एक जी, मैं ट्रेन में यात्रा कर रही हूँ तो शायद नेटवर्क की थोड़ी कष्ट हो सकता है। अगर आवाज सही आ रही हो हाँ तो मैं आगे बोलूं। हाँ जी, अब आ रही है, आप बोलिए। अगर आवाज सही है जी जी, तो प्रकृति के प्रति स्नेह भी है और साथ ही पितृ समाज में जो दमनकारी नीतियां हैं कुछ, उनके विरुद्ध बहुत ही सशक्त। आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ डॉक्टर। एक कविता जो मुझे बहुत पसंद आई, मैं ये पढ़ना चाहूंगी। मैं एक्चुअली में हूँ इस समय और
डॉक्टर तुलिका रानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर मेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही हो तो कृपया मुझे बताएं। अब आ रही है। जी, तो एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ इस समय, यात्रा कर रही हूँ, मुझे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज अर्जेंटली मुझे ट्रैवल करना पड़ा। तो मैं यहाँ एक उनकी कविता मुझे बहुत पसंद आई है अनीता जी की, वो शेयर करना चाहूंगी। और इस कविता का शीर्षक है दीप्तिमान। जब ये लिखती हैं कि हर प्रातः सूर्य स्वर्ण सा दमकता है, तमस को चीर प्रखर चमक। डॉक्टर तुलिका रानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर तुलिका रानी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अंधेरों से तनिक मुझे भय नहीं। जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप सुन मेरी पा रहे आवाज आ हैं, रही हाँ, है? पर कट कट के आ रही है। जी, जी, नेटवर्क बहुत आई थिंक पुअर है सिग्नल यहाँ पे, क्योंकि मैं इस समय ट्रेन में हूँ। तो हम इस मंच के माध्यम हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं डॉक्टर तुलिका रानी। Maybe we can move to Charu. यस, ओके मैम। और हमें इन्हें पढ़ने का मौका मिलता रहे, सीनियर लोगों के साथ मौका दिया कि मैं उनकी किताब के विषय में कुछ बोल जब हम माँ का वियोग जैसी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय को भीतर तक छू जाती है। वह पीड़ा, वह तड़प, वह ममता, जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं, परंतु इस कृति में वह सजीव हो उठती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस चारू कालरा जी को। चारू कालरा ने लेडी श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री तथा जीसस एंड मैरी कॉलेज से बैचलर्स डिग्री किया है। वह यूजीसी नेट योग्य है और मानव अधिकार एवं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में डिप्लोमा प्राप्त कर चुकी है। साथ ही उन्हें कई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां भी मिली है। उन्होंने स्प्रिंगडेल स्कूल में अध्यापन किया है और मेरिट नेशन के साथ 8 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया है। महिला केंद्रित विषयों पर लिखने वाली चारू की रचनाएं प्रमुख साहित्यिक मंचों पर प्रकाशित होती रही है। एक सम्मानित लेखिका, एंकर और क्यूरेटर के रूप में उन्होंने मेटाफोर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल, अभिव्यक्ति, AWWF लिटरेचर फेस्टिवल, एशियन लिटरेरी सोसाइटी आर्ट एग्जीबिशन तथा कई आर्मी सामाजिक कार्यक्रमों का सफल संचालन किया है। उन्हें लिटरोमा कृति सम्मान 2024, क्षितिज क्षितिज साहित्य सम्मान 2025, वुमेन प्रेस्टीज अवार्ड बाय दिल्ली लायंस क्लब 2026 और प्रेसिडेंट AWWA अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन 2026 से सम्मानित किया गया है। ओवर टू यू मिस चारू कालरा। थैंक यू स्नेहा जी, एंड हार्दिक शुभकामनाएं अनीता जी आपको आपकी किताब के लिए। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू थैंक डॉक्टर रूपाली, पहले तो जिनको मैं प्यार से माँ कहती हूँ और जिनकी वजह से आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला अनीता जी से मतलब मिल पाई हूँ। और जब इनका पहली बार मुझे फोन आया तो इन्होंने मुझे यही बोला कि मेरा नंबर इनको डॉक्टर रूपाली मतलब मेरी माँ ने दिया है। तो आई वॉज जस्ट सो थ्रिल्ड एंड आई जस्ट कुडंट से नो टू हर। और हमने आई थिंक बहुत 1-1.5 घंटा आपस में बातचीत करी एंड हमें समय का पता ही नहीं चला। तो पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर बुक। इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक एंड जैसे सबने कहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये जो किताब है हमें जिंदगी से रूबरू कराती है। तो अगर इसमें लॉस है, संघर्ष है, कुछ खोए हुए पल हैं, तो आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। वैसे तो सारी किताब जो इसकी कविताएं हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सब कुछ दिल को छू गई है। मगर एक जो ऐसी कविता है जो
मुझे बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ और आप भी सब इससे अग्री करेंगे कि देयर इज अ चाइल्ड इन ऑल ऑफ अस। तो वो एक ऐसी कविता है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन की शरारत की याद दिलाती है और वो मासूमियत की याद दिलाती है। तो मैं वही कविता जो अनीता जी ने शुरू में भी बताई थी, बुढ़ी के बाल, इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक वो मासूमियत जो है, जो हम सब में है, वो उस कविता में छलकती है। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। बुढ़ी के बाल, वो गुलाबी सा रंग, वो रुई से हल्के बाल, मुंह में कैसे घुल जाती थी वो चाशनी सी मिठास। कुछ कहते थे इसे बुढ़िया के बाल, कुछ गुड़िया के बाल, कुछ इसे हवा मिठाई। जादुई थी कितनी वो यादें सुहानी और खुशी के लम्हे। वो बचपन की गलियां, मोहल्ले से गुजरते ठेले की घंटी और फेरी वाले की गूंज, ले लो बुढ़ी के बाल। वो माँ से झगड़ना, जिद में मचलना, वो पापा को मनाना, नानी दादी को पटाना, बुढ़ी के बाल चखने को उमंग से चहकना और उछलना। अब नहीं वो बात, परियों किस्सों का वो गुजरा जमाना। वो बच्चों का झमकट और किलकारियां, बचपन की मीठी यादों को ताजा करती वो छोटी छोटी सी खुशियां। कोई लुटा दे फिर मुझे वो बीते पल, वो अल्हड़ सा बचपन, वो अनमोल खजाना और वो दौलत मेरी, हाँ वो बुढ़ी के बाद। सच अ ब्यूटिफुल एंड सोलफुल पोएम अनीता जी। इतने इसमें मासूमियत जो है ना वो छलकती है, एंड इट एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड मी टू माय चाइल्डहुड। मेरे को अपने नानी माँ, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड मदर। मैं बहुत क्लोज थी अपनी नानी माँ के। तो हम जब भी उनके घर जाते थे तो वहां पर एक वो बुढ़े बाबा आते थे पुट्ठी के बाल लेकर। तो ये कविता ना एक्चुअली टुक मी टू दैट टाइम, एंड आई एक्चुअली हैड टीयर्स आफ्टर। आई कुड विजुअलाइज दैट मोमेंट, आई कुड विजुअलाइज एवरीथिंग, और सिर्फ आंसू थे उसके बाद इसको पढ़ने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल बुक एंड चारू जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी। बहुत बढ़िया आपने इसका रेंडिशन किया। मुझे भी वो बुढ़िया के बाल याद आ गए, और वो एक बूढ़ा आदमी जो वो बुढ़िया और गुड़िया के बाल बेचता था, वो मेरे आंखों के सामने आ गया। और वो अलग अलग जो मोल्ड्स आते थे, कभी Exactly. पत्तू, कभी कबूतर, कभी बहुत तोता, प्यारा। और हम लोग आपस में सारे जो सिबलिंग्स थे हम झगड़ा करते थे एग्जैक्टली कि किसको क्या चाहिए। आजकल नहीं होते क्या वो बुढ़िया के बाल? अक्सर दिख जाते हैं, वैसे एक दो बार मुझे दिखे। मैंने वही तभी डॉक्टर संतोष से बोला, वो खोया हुआ पल। और ये जो बुढ़िया है ये चांद में बैठ के बुनती है, शी allows she's the one on the moon. बहुत बढ़िया चारू, थैंक यू सो मच। थैंक यू Sneha, I can I have found my mic, so can I read a poem? Yes ma'am. Actually मुझे जो अंकिता ने पढ़ के सुनाया था, the first poem on Shiv was so powerful, and since my husband, who's also Fauji, and he's a great Shiv Bhakt, I read it out to him, and I was going to read it here, but अंकिता मेरी बेटी है तो उनको पहला चांस मिलता है। But this is a poem called थोड़ी सी. It's on page 33. कुछ, in the autumn of my life, as we are growing older, this poem has really struck me. बहुत छोटी सी है, छोटी सी जिंदगी बाकी है, और ये थोड़ी सी है. It's called थोड़ी सी. ये सूखे सरसराते पत्तों में थोड़ी सी हरियाली और नमी बाकी अभी, थोड़ी सी आस बाकी अभी. ये उम्र की दराजों में फटी पुरानी पीली तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं बेजान लाशों से, थोड़ी यादें बाकी है अभी. ये जो खुशबू है जानी पहचानी सी, फिजाओं और रूह में चाशनी सी घुलती, ये जाम है जो छलकता, थोड़ा सा जुनून और जुस्तजू बाकी है अभी. ये जो भूला बिसरा गीत है गूंजता, आंखों में सैलाब सा भरता, दिल को नश्तर सा चुभोता, थोड़ा सा इश्क जिंदा है और बाकी है अभी. I think it's so beautiful.
It's so beautiful, Anita. And थैंक यू माँ। जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने एक दो कविताएं लिखे हैं जो आपने सैनिकों पे लिखे हैं। आप खुद सैनिक तो हो नहीं। आपने आप बूढ़े माँ बाप पे लिखे हैं। अब आप उस उम्र तक पहुंचे नहीं हैं। आपने अभी जो बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, वी आर ऑल एजिंग, और वो जो थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी हैं, यू बीन एबल टू कैप्चर थिंग्स दैट नॉर्मली क्या होता है कि कभी अपने बारे में बहुत लिखते हैं, बट यू हैव बीन एबल टू गो इनटू वेरियस प्लेसेस स्पेसेस जहाँ you're able to somehow understand. आप एक बहुत beautiful understanding है of life. uh, and you've written about separation, you've written about loss, you've written about celebrating the Gulmohar flower. So many, there's color, there is blackness, there's darkness, there is beauty, there is ugliness, everything. तो ये बहुत समेट समेट कर अपने को you have भावनाओं जो अपने, your title is excellent. It's an excellent title. Would you like to say something about it? Why did you choose this? धन्यवाद माँ, इतने सुंदर शब्दों के लिए और प्रशंसा के लिए। अभिभूत हूँ मैं। मेरी भावनाएं सिर्फ मेरे जज्बात नहीं। यहाँ मैं शुरू करना चाहती थी अपनी किताब को लेकर चंद अल्फाजों से जो शायद आपको समझने में मदद करें क्यों मैंने भावनाओं की दस्तक का शीर्षक दिया है। हाँ, मैं भावुक हूँ, भावनाओं के सैलाब में बहती और डूबती हूँ। हाँ, मैं जज्बाती हूँ। इस जालिम दुनिया के इंसानों की भीड़ में मैं अकेली ही सही। हाँ, मैं भावुक हूँ। मैं खुदा का सच्चा और पाक फरिश्ता हूँ, अकेली ही सही। हाँ, मैं भावुक हूँ। मेरी भावनाओं का काव्य संग्रह सिर्फ मेरे जीवन के अनमोल पलों, विचारों, संघर्षों, निजी अनुभवों का दस्तावेज ही नहीं, यह एक भावनाओं के उत्सव है, भावनाओं का उत्सव है। और ये हर दिल पर दस्तक देता है, एक आमंत्रण है। जैसे मैंने बताया अपने शुरुआत में, हर पाठक को यह भावनाओं के उतार चढ़ाव के झूले में ले जाता है, जिसे हम इमोशनल रोलर कोस्टर कहते हैं। और हर कविता के अंत में पाठक को जरा पल भर थमकर, रुककर विचार करने, आत्मचिंतन करने पर आतुर करता है। तो यह एक दिलों पर दस्तक है। और इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर काफी मंथन और चिंतन मनन के बाद ये शीर्षक चुना। बहुत सुंदर शीर्षक है। बहुत सुंदर शीर्षक। और कर्नल सलील जैन ने जो मेंशन किया था बस साइलेंस, रविंद्रनाथ टैगोर के कविता या गान में है कि তুমি কি আমাকে একটা শব্দ দিতে পারো যে শব্দে শব্দে নিঃশব্দ। So the शब्द निशब्द है, तो तुम्ही की আমাকে, क्या तुम मुझे एक शब्द दे सकते हो जो शब्द है मगर वो निशब्द है, जैसे कि जब फूल खिलता है, there is a silence, in which the flower blooms. So he goes on doing that. That's beautiful. I would actually like to invite Sneha, who has read your book very carefully and done this presentation beautifully this evening. I should introduce you. Sneha, what is your impression? आपको क्या लगा किताब पढ़ के? आप तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बच्चों को कविताएं सिखाते हैं, आप खुद कवि हो. Tell us something about the book. मुझे ये किताब मतलब हिंदी में है। मैं ज्यादा हिंदी पढ़ती नहीं हूँ, तो मुझे पढ़ के ऐसा लगा मतलब किसने लिखा है, मतलब कोई बहुत ही जिसको बहुत नॉलेज है हिंदी का, उसने लिखा है ऐसा लगा इसको पढ़ के। और जो पंक्तियां हैं, जो पहली कविता है, उसे पढ़ के जैसे रौश सा आता है, वो मुझ में भी आया। और अब सुना जब मैंने अंकिता जी से, तो उनके आवाज में जो दम है उससे और ज्यादा रोष आता है।
यहाँ मैं अनुमति चाहती हूँ कुछ कहने के लिए। हाँ। धन्यवाद। मेरी कविताएं ये तो भावनाओं की दस्तक और भावनाओं के जज्बातों की यात्रा के बारे में है, लेकिन मेरी कविताएं सिर्फ भावनाओं और जज्बातों का संग्रह ही नहीं है। मेरी कविताएं प्रकृति से जुड़ी हैं, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति की संतान मानती हूँ अपने आप। हम सभी प्रकृति की संतान हैं। और मेरी कविताएं स्त्रियों के सशक्तिकरण, पितृसत्ता समाज की रूढ़ियों और बंधनों को चुनौती देती हैं, ललकारती हैं। इसके अलावा भी मैं आप सबसे साझा करना चाहती थी कि मेरी कविताएं मेरे आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक यात्रा को भी दर्शाती हैं। 2018 में मेरे स्वर्गीय भाई कर्नल सूर्यकांत पंडा, जो भारतीय आर्मी में थे, जानलेवा कैंसर से लड़ रहे थे। और मैं भी व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रही थी कि मैं टूट चुकी थी। एक भाई का कैंसर, एक मेरा खुद का व्यक्तिगत जीवन की कुछ विषमताएं। मैं टूट चुकी थी और अवसाद में चली गई थी। ऐसे समय में मेरा निचरन बौद्ध धर्म से परिचय हुआ। यह मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, ऐसा मोड़ जिसने मेरी सोच, मेरी जीवन की दिशा ही बदल दी। और मैं कहना चाहती हूँ कि यह आप में से जिनको मालूम है या ना मालूम है, मैं जस्ट कहना चाहती थी इस धर्म के बारे में कि मैं इसे 2018 से इसका अभ्यास कर रही हूँ। और ये अभ्यास महायाना बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जो जापान के बौद्ध साधु निचिरन दाइशोनिन के नाम पर रखा गया है। और यह धर्म लोटस सूत्र को गौतम बुद्ध शाक्यमुनि की सर्वोच्च शिक्षा मानता है और इसे आत्मज्ञान और सार्वभौमिक सुख प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन मानता है। हम सब में एक अंतर्निहित बुद्धत्व है, जो नम्य हो रेंगे क्यों, एक शक्तिशाली मंत्र जाप है, जिसके माध्यम से हमारे अंदर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, निडरता, आत्मज्ञान, करुणा और मानवता की क्षमता देता है और सकारात्मक बदलाव लाता है। और हम विश्वास करते हैं इस धर्म के अभ्यास से कि अपनी नकारात्मक कर्मों को हम सकारात्मक कर्मों में बदलकर अपार खुशी, जिसे बुद्धिज्म में हम कहते हैं एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर जो मानवता, जो करुणा और विवेकशीलता का भाव बढ़ता है, इससे न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी सकारात्मक रूप से बदलता है। तो एक ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा को भी दर्शाती है। इस कविता काव्य संग्रह में नहीं, लेकिन मेरी पहली अंग्रेजी काव्य संग्रह सॉन्ग्स ऑफ माई सोल, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी, उसमें बिकमिंग अ बुद्धा इसी से प्रेरित है। और मैं एक और चीज को भी दर्शाना चाहूंगी जो इस काव्य संग्रह में है, एकल और प्रबल। आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है और शायद जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में सिंगल विमेन, एकल महिलाओं के समुदाय का 7 करोड़ से ज्यादा आबादी है। क्या पता था आपको? और इसमें अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और यह तेजी से बदलती भारतीय समाज की संरचना और बदलती तस्वीर को दर्शाती है। मेरी कविता एकल और प्रबल, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, इसी बात को दर्शाती है। भारत में पारंपरिक रूप से लड़कियों को बस ये सिखाया जाता है बचपन से, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनो, और शादी उनको उनकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बना दिया जाता है। पर आज इस धारणा को चुनौती दे रही है भारत की बढ़ती सिंगल विमेन की आबादी, जो अकेले चलने का विकल्प चुन रही हैं। ये सभी महिलाएं भारत के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की स्टेटस सिंगल की फेसबुक कम्युनिटी की सदस्य हैं। और इसकी संस्थापिका, जो मेरी एक मित्र भी हैं, लेखिका और
मशहूर पॉडकास्टर श्रीमोई पियू कुंडू ने 2000 में इसकी स्थापना की थी। उनका कहना है, अपने को विधवा, तलाकशुदा या अविवाहित करना हमें बंद करना होगा। अब हमें खुद को गर्व से सिंगल कहना शुरू करना चाहिए। तो आज के बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जहां 61% महिलाएं अब सिंगल स्टेटस से खुश हैं और शादी न करने का विकल्प चुन रही हैं, उनके बिहाफ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि शादी जिसे 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, अब वह धारणा तेजी से बदल रही है। बदलाव का बयार बहुत तेजी से बहने लगा है और आज ऐसी सिंगल एकल महिलाएं जो भारत में हैं और बढ़ रही हैं, उनकी आबादी आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और विवाह के बंधन एवं रूढ़ियों को चुनौती दे रही है। और हमें अब समय आ गया है कि हम सिंगल विमेन के इसके अस्तित्व, उनकी पहचान, उनके अधिकारों, उनकी गरिमा और अपने ढंग से जीवन जीने के चयन को स्वीकार करें और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करें, क्योंकि ये बदलती नारी, ये बदलती नए भारत की तस्वीर को दर्शाते हैं। और मैं अपनी कविता एकल और प्रबल, जो इसी पर आधारित है, आपके साथ साझा करना चाहूंगी। दुर्भाग्यवश आज भी एकल नारियों को भारत में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें किराए पर मकान नहीं मिलते हैं, संपत्ति खरीदने के लिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एंड सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब ये बदले, ये मापदंड, सामाजिक मापदंड बदलने का वक्त आ गया। मेरी कविता है इसी से प्रेरित, एकल और प्रबल। मैं खुद ही ढूंढ नहीं पा रही हूँ नंबर। हाँ, 32 नंबर की कविता है। बत्तीस नहीं, सॉरी, आई थिंक गड़बड़ा गई हूँ। एकल और प्रबल, सॉरी, पेज 72, 32 नंबर की कविता, पेज 72। माफी चाहती हूँ। एकल और प्रबल नारी। भारत की सभी एकल नारियों को समर्पित मेरी यह कविता। एकल और प्रबल हूं मैं, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर हूं मैं। पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों में कैद, टूटकर फिर बिखर जाऊं। अब वो अबला नारी नहीं मैं, खुददार हूं, निडर हूं, आत्मविश्वासी हूं, उभरते भारत की बुलंद नई पहचान हूं। पतंग से लड़ाकू विमान बेधड़क उड़ाती हूं अब, रसोई से बोर्डरूम तक, खेल के मैदान से अंतरिक्ष यात्री तक, सपनों के सब सोपान चढ़ती हूं बेरोक अब। काली हूं, दुर्गा हूं, रणभूमि में योद्धा और महाकाली हूं। अविवाहित, विधवा, विवाहित या तलाकशुदा नारी, इन रूढ़िवादी बेड़ियों से परे खुद की पहचान हुआ। जननी हूं, जन्मभूमि हूं, प्रेम हूं, त्याग हूं, पर नहीं अब निर्बल नारी मैं। अपने तकदीर की मालिक हूं, अपने जीवन की पतवार हूं, खुद के वजूद की शिल्पकार हूं अब। खुले गगन में उड़ता स्वच्छंद परिंदा हूं मैं। निडर नारी हूं, लाचार और पराधीन नहीं मैं। सक्षम और सशक्त हूं, निर्भीक, निडर और अडिग हूं मैं। पुरुष के बिना आधी अधूरी नहीं मैं, खुद में पूरी और मुकम्मल हूं। कोई डरा या झुका सके मुझे, अब वो नारी नहीं मैं। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों के नवल रचयिता हूं मैं। साथ चलना है तो चलो बेशक, कंधे से कंधा मिलाकर, पीछे हटना मंजूर नहीं मुझे अब। एकल और प्रबल नारी हूं मैं। बहुत खूब मिस अनीता पांडा, बहुत एक्सीलेंट। इसी के साथ मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी। आदरणीय अतिथिगण एवं साहित्य प्रेमियों,
आज के इस गरिमामय अवसर पर आप सभी के समक्ष आभार व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी सम्मानीय लेखिका मिस अनीता पांडा का, जिनकी अद्भुत कृति के विमोचन के लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनकी लेखनी ने हमें भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं की एक नई दुनिया से परिचित कराया है। मैं हमारे विशिष्ट पैनलिस्ट्स का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल सलील जैन, लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर तुलिका रानी, डॉक्टर संतोष बकाया और मिस चारू कालरा, जिन्होंने अपने मूल्यवान विचारों और समीक्षाओं से इस कार्यक्रम को और अधिक समृद्ध बनाया। आपकी अंतर्दृष्टि से इस पुस्तक को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान हुआ। मैं हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर रूपाली सिरकार गौर का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई। साथ ही मैं कन्वेनर प्रसन्ना के कुमार एंड द फर्टाइल ब्रेन्स का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। अंत में मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस साहित्यिक आयोजन को सफल बनाया। आपकी उपस्थिति और उत्साह ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही साहित्यिक आयोजनों में मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जाते जाते मैं कुछ और कहना चाहती थी, अगर अनुमति हो सकी। हाँ, बिल्कुल। हमने भावनाओं की, जज्बातों की तो बात कर ली मेरी पुस्तक के विमोचन के दौरान, लेकिन मैं आज के भू राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के दौर में, जहां विश्व युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, भावनाओं की भूमिका के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा मानना है और विश्वास भी है कि आज के डिजिटल युग, एआई संचालित और सोशल मीडिया के शोर और कृत्रिम जीवन शैली में भावनाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं, इंसानों को इंसानों से जोड़े रखती हैं। भावनाएं ही हैं जो एक बेहतर संवेदनशील संसार और मानवीयता को आकार दे सकती हैं। भावनाएं ही हैं जो हमें सोचने, विचारने, आत्मचिंतन करने की क्षमता प्रदान करती हैं, कोमलता, करुणा, सहानुभूति देती हैं। भावनाएं हैं वो आज इस अशांत विश्व को, मेरे मत में, युद्ध और एक दूसरे पर प्रभुत्व की नहीं, हिंसा की नहीं, भावनाओं के सॉफ्ट स्किल्स और भावनात्मक बुद्धि, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी बेहद जरूरत है। भावनाएं ही हैं जो विचलित देशों के बीच शांति स्थापित कर सकते हैं, संवादों के पुल जोड़कर। वर्तमान युग में, जैसे मैंने बताया, दुनिया के शोर को कम करने के लिए, संतुलित और प्रबंधित करने के लिए भावनाओं की बेहद आवश्यकता है। भावनाएं ही हमें मौन, आत्मचिंतन, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं, और मानवीय रिश्तों को प्राथमिकता देकर हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती हैं। और आज के जीवन में, विशेषकर इस रोबोटिक जीवन में, कृत्रिम जीवन में मनुष्य बने रहने के लिए, इंसान बने रहने के लिए भावनाएं ही हमें आत्मसमीक्षा, विवेकशीलता की ओर की क्षमता प्रदान करती है। बेहद आवश्यकता है इस अशांत विश्व को भावनाओं की। इसके साथ मैं सबका बहुत आभार Thank you करना so चाहूंगी। much. Thank you so much. On behalf of Fertile Brains and Prasanna Kumar, I invite you all to, whenever you are ready, to launch your book on this particular segment called My Book. For that, you can contact Prasanna Kumar. And this has been a wonderful evening. Thank you so much, Anita. And thank you all Thank you. dear poets and dear daughters who are here. And Santosh, I'm including you as my daughter too. You know, मेरे लिए Matritva- यह किसी it is ऐतिहासिक, for me, Matritva is more important than motherhood. या भावनाओं का कोलाहल हमें हमेशा सुनना चाहिए, और उस कोलाहल में ऐसी कोई उस तरह का वो किकाफनी नहीं है, उसमें बहुत प्यार है, ममत्व है, तो उसको हम बरकरार रखेंगे। और रूपाली जी, आप तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, ममत्व की प्रतिमूर्ति हैं, और आपको शत शत प्रणाम। शत शत प्रणाम।
माँ को, डॉक्टर संतोष बकाया जी को, चारू कालरा जी को, मेरी बड़ी डॉक्टर तुलिका रानी जी को, तुलिका दिख कर्नल नहीं रही सलिल है, जैन को। वो मेरी भी बड़ी है। आपकी भी बड़ी है तो दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। अच्छा, वाह। वो और मेरे घर चारू भी आई कालरा है। जी को, अंकिता श्रीवास्तव जी को, और मंच की शानदार संचालन करने के लिए हमारी प्यारी स्नेहा गोयल जी को, और ऑफ कोर्स मंच के संस्थापक के कुमार प्रसन्ना जी को तो बहुत 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 आभार, तहे दिल से शुक्रिया। आपने वो इस है शाम को कहाँ? इतना You should have सुंदर बना दिया। appeared here. शुड इज नॉट वेल। Thank you so much. थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत एवरीवन, Thank you, बहुत Anita. बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। Thank you.